देखिए, आपने आमतौर पर अपने माता पिता या अपने टीचर्स से ये चीज़ सुनी होगी, भाई सब्जेक्ट नॉलेज बढ़ाओ, डिटेल्ड स्टडी करो, टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम को इस तरह से मैनेज करो कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अब ये तो उन्होंने बताया कि क्या करो, पर उन्होंने ये कभी भी नहीं बताया कि इसको कैसे करना है। इस रिकॉर्डिंग में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज कैसे बढ़ा सकते हैं, आपको डिटेल्ड स्टडी किस तरह से करनी है और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि डिटेल्ड स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता कि एक एक पेज, एक एक अक्षर पढ़ा जाए। काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको पूरी तरह से पढ़ना संभव ही नहीं है, और अगर उन्हें पढ़ना संभव भी होता तो उसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। अब एग्जाम्पल ले लीजिए इंग्लिश लिटरेचर का। तो जैसा कि आचार्य चाणक्य ने कहा है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बूम ध्यात। यानी शास्त्र अनंत हैं, किताबों की कोई सीमा ही नहीं है, और विद्याएं बहुत सारी हैं, समय कम है और विघ्न बाधाएं बहुत सारी। तो जिस तरह से हंस दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है, विद्वान पुरुष को चाहिए कि सार को ग्रहण करके सारहीन को छोड़ दे। इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि 20 क्वेश्चंस और शिवानी से पढ़ना उतना बुरा भी नहीं है जितना कि टीचर्स बताते हैं, पर मैं आपको उससे भी ज्यादा आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके हाथी भी खाया जा सकता है। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले जिन किताबों से आप पढ़ने वाले हैं उन सभी किताबों के पेजेस गिन लीजिए। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी 180 दिन हो गए। इसको डिवाइड कर दीजिए और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि पूरे कोर्स को खत्म करने के लिए आपको रोज 11 पेजेस पढ़ना है। अब केवल पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं। 11 पेज बड़े आराम से 1 घंटे में पढ़े जा सकते हैं। यानी अगर आप रोज 1 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका पूरा कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा। आप 2 घंटे पढ़िए, आपका पूरा कोर्स 2 बार हो जाएगा। 3 घंटे पढ़िए, 3 बार हो जाएगा। और 4 घंटे अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आपका कोर्स 4 बार हो जाएगा। और जब 4 बार रिवीजन करके आप एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिखने बैठोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका पेन अपने आप चलेगा। अब अगर आप किसी भी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो तो 5 साल के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस, इन दोनों चीजों को 5-5 बार पढ़ लो। आपको इंटरनल चॉइस समझ में आ जाएगी। देखिए, एक यूनिट में आमतौर पर 2 या 3 चैप्टर्स होते हैं। जब भी एग्जाम होगा तो एक यूनिट के दोनों चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आएंगे और उसमें चॉइस होगी। तो बजाय इसके कि आप एक यूनिट के 2 चैप्टर करें, आप एक चैप्टर छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो चॉइस में आएगा। अगर एक यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं तो आप 2 कर लो, 1 छोड़ दो। यानी जो 2000 पेजेस हमने गिने थे उनमें से 1000 पेजेस तो इंटरनल चॉइस में आएंगे। यानी भले ही हमें उनका आंसर आता हो, हम नहीं लिख सकते उसका आंसर। इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आप आधा कोर्स आराम से छोड़ सकते हैं। अब फिर से गणित लगाते हैं। अब आपको रोज 5.5 पेज पढ़ना है। यानी अब अगर आप रोज 1 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका पूरा कोर्स 6 महीने में 2 बार हो जाएगा। 2 घंटे पढ़ते हैं तो 4 बार हो जाएगा, 3 घंटे तो 6 बार, और 4 घंटे तो 8 बार पूरे कोर्स का रिवीजन हो जाएगा। देखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आप
कोर्स बुक्स से नहीं पढ़ेंगे, आप लोग डिटेल्ड स्टडी नहीं करेंगे, और जिन किताबों से आप पढ़ेंगे उनमें ऑन एन एवरेज 200 पेज होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। यानी अब 5 किताबें हैं जिनमें एवरेज 200 पेजेस हैं, जो हो गए कुल मिला के 1000 पेजेस, और आधा कोर्स हम इसलिए छोड़ सकते हैं क्योंकि वो तो चॉइस में आएगा। यानी अब अगर आप रोज 1 घंटे पढ़ते हो तो आपका पूरा सिलेबस 4 बार हो जाएगा, 2 बार करोगे 8 बार हो जाएगा, 3 बार करोगे 12 बार, और 4 बार करोगे तो 16 बार आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको रोज 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टूडेंट रोज 4 घंटे नहीं पढ़ता, उसकी औलादें उससे पूछती हैं, पापा हम गरीब क्यों हैं? ईमानदारी की बात, किसी भी चीज को, वो भी खास तौर पर अपनी कोर्स की किताबों को 16 बार पढ़ना बेवकूफी है। भाई आपको क्या मेरिट में आना है क्या? और मेरिट में आ भी जाओगे तो क्या हो जाएगा? चलो स्कॉलरशिप मिलेगी, पर स्कॉलरशिप कब तक मिलेगी? स्कॉलरशिप तब तक मिलेगी जब तक पढ़ाई चल रही है। उसके बाद तुम अपनी ग्रेजुएशन खत्म करोगे और एमबीए की तैयारी करना शुरू करोगे। उसके बाद तुम एमबीए करोगे, 8-10 लाख रुपए ठंडे करोगे, और उसके बाद कहोगे कि आजकल नौकरियां नहीं मिल रही हैं। देखिए, रोज 1 घंटे पढ़ के पूरा कोर्स 4 बार रिवाइज किया जा सकता है और बड़े आराम से अबव 60% मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो बाकी के 3 घंटे क्या करोगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। भाई चलो मान लेते हैं आपने कैट का एग्जाम निकाल लिया, आप में दम है, आपने निकाल लिया, तो उसको निकालने के बाद भी आपको एमबीए करना पड़ेगा 2 साल का, और उसके बाद आपको नौकरी ढूंढना पड़ेगी। भाई कोई आदमी पढ़ाई क्यों करता है? नौकरी के लिए। और अगर रिजल्ट आते ही साथ नौकरी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या है? भाई सरकारी नौकरी का कोई सा भी एग्जाम ले लो, आराम से 1-1.5 साल की मेहनत में अगर अच्छे से करी है तो वो निकाला जा सकता है। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के पहले दिन से रोज 3 घंटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 3 साल के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब हंसते हंसते लग जाएगी। छोटा मोटा एसएससी का पेपर भी निकाल लो तो 7वें पे कमीशन के बाद हंसते हंसते 40-50 हजार रुपए मिलते हैं। सबसे पहले छोटे एग्जाम की तैयारी करो, जब उसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा तो हिम्मत बढ़ जाएगी, बड़े एग्जाम की तैयारी करना, आईएएस निकालना। खैर ये तो एक अलग चीज हो गई। मैं आपको बता रहा था टाइम मैनेजमेंट और डिटेल्ड स्टडी के बारे में। देखिए, पढ़ाई हमेशा अपने बनाए हुए नोट्स से की जाना चाहिए। दूसरे के बनाए हुए नोट्स से या क्वेश्चन बैंक से या गाइड से आप कितना भी पढ़ लो, आपकी समझ डेवलप नहीं होती। अब समझ डेवलप होने का क्या मतलब होता है, इस चीज को समझ लीजिए। समझ डेवलप होने का मतलब यह होता है कि ना केवल क्वेश्चन आंसर्स, आप उस टॉपिक के बारे में किसी से बात तक कर सकते हैं, आप उस चीज के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानते हैं। अब सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि भाई अपने नोट से पढ़ूं या गाइड से पढ़ लूं या दूसरे के नोट से पढ़ लूं या क्वेश्चन बैंक से पढ़ लूं, चीज तो वही है। भाई चीज तो वही रहेगी ना, तो अलग से उतनी मेहनत करने का क्या मतलब है? देखिए, आप बस में बैठकर 100 बार चले जाइए किसी जगह पर, आपको रास्ता याद नहीं होगा। पर आप अपनी खुद की गाड़ी पर बैठकर 2-3-4 लोगों से रास्ता पूछते पाछते चले जाइए, आपको पूरा रास्ता याद हो जाएगा। और इसीलिए अपने नोट्स खुद बनाना चाहिए, क्योंकि तब फिर एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि यार इधर तक तो आता था, उसके आगे का मैं भूल गया था। क्योंकि आपने खुद रास्ता ढूंढा था, आप पूरा आंसर लिख के आओगे। दैट इज द पॉइंट। SQ3R टेक्निक। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो सर्वे करते हैं। टाइटल्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, कैप्शंस, पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, जो कुछ भी है केवल उन्हीं को देखना है। जो कुछ भी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है पहले उसको पढ़ लिया, फिर कुछ किताबों में आखिरी में समरी दी होती है चैप्टर की, उसको पढ़ लिया।
जितने भी की पॉइंट्स हैं या कीवर्ड्स हैं उन सबको पढ़ लिया, और ये जितना कुछ भी है इसे 5 बार किया। मोटे मोटे अक्षरों में जो कुछ भी लिखा है शुरू से लेकर आखिरी तक 5 बार पढ़ लीजिए। दूसरी चीज है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस आखिरी में दिए हुए उनको पढ़ लीजिए। इस चैप्टर में से पिछले 5 साल के अंदर जो कुछ भी पूछा गया है सब कुछ लिख लीजिए एक कागज पे। तीसरा स्टेप है रीडिंग, पर आप जब रीडिंग कर रहे हैं तो आप केवल इसलिए रीडिंग कर रहे हैं ताकि आप इन सवालों के जवाब ढूंढ सकें। अगला स्टेप है राइटिंग, और जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे तो इन आंसर्स को आप अपने शब्दों में लिखेंगे। जो समझ में आया है, जैसा समझ में आया है वैसा लिखेंगे। हर क्वेश्चन का आंसर एक नए पेज पर होगा। आखिरी स्टेप है रिव्यू, और रिव्यू का मतलब होता है फिर से देखना। जो भी क्वेश्चंस का आंसर्स हमने ढूंढे थे उन्हें हम विकिपीडिया पर जाके ढूंढेंगे, और जो भी नई जानकारी या इंटरेस्टिंग जानकारी या काम की जानकारी हमें मिलेगी वो हम अपने नोट्स में डालते चले जाएंगे। जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं वो इसी तरीके से अपने नोट्स बनाते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने का यही स्टैंडर्ड तरीका है। आप क्या करो कि A4 साइज का एक पूरा पैकेट खरीद लो जिसमें 500 पेजेस होते हैं। हर नया क्वेश्चन को आपको नए पेज पर लिखना है, और जब आप रिव्यू करोगे विकिपीडिया से या दूसरे रिसोर्सेज से तो आप एक नया पेज, वो नई जानकारी का, उसके अंदर सरकाते चले जाओगे। तो आपके जितने भी नोट्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली अरेंज्ड रहेंगे, क्योंकि ये जो आपके नोट्स हैं इन्हें आपने अपने शब्दों में लिखा है, जैसा समझ में आया है वैसा लिखा है। इसलिए जब आप इसका रिवीजन करेंगे तब जितनी जल्दी आप पढ़ेंगे उतनी जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने पिछले 5 और 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में से आपने क्वेश्चंस छांट के लिखे थे। आपको एग्जैक्टली मालूम रहता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो क्वेश्चन तो आना ही आना है। दूसरी चीज आपने ये भी करी थी कि आपने इन जब आंसर्स को आपने रिव्यू किया था तो आपने अलग अलग रिसोर्सेज से इसके अंदर जानकारी डाल दी थी। यानी ये जो आंसर आपके पास है ये मास्टर आंसर है, यानी एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज पूछी जाए आप वहां पर अपना ये वाला मास्टर आंसर लिख के आ सकते हो। और क्योंकि इस आंसर को आपने अपने शब्दों में लिखा है आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसका एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। साइंस का एक टॉपिक लिया फोटोसिंथेसिस, अपनी किताब में क्या लिखा है वो पढ़ लिया, विकिपीडिया पे क्या लिखा है वो पढ़ लिया और अपने नोट्स बना लिए। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाएगा तो 2 पैराग्राफ लिख दूंगा, शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाएगा तो 6 पैराग्राफ लिख दूंगा, और लॉन्ग आंसर टाइप में आ गया तो 10 के 10 पैराग्राफ लिख दूंगा। क्योंकि मैंने नोट्स अपने हाथ की लिखावट से बनाए थे तो मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि जब मैं ये लिखूंगा तो 6 पेज भरा जाएंगे। अगर फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से समझाया जाए तो कम से कम 25 पेज लगेंगे। पर आप खुद सोच के देखिए कि क्या एग्जाम में आपके पास इतना टाइम रहेगा? 10 नंबर के सवाल के लिए क्या 25 पेज लिखोगे? तो जितना लिख सकते हैं उतना ही साल भर बार बार याद करते रहेंगे। मैं अपना बारूद 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में नहीं बर्बाद करूंगा। मैं अपना बारूद पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगाऊंगा। एक बार आपका जब मास्टर आंसर तैयार हो जाता है तो आप उसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर दो। सुबह जब ब्रश कर रहे होते हो, नहा रहे होते हो तो उसको प्ले कर देना, चलता रहेगा, होता रहेगा रिवीजन। देखिए, अगर आपने अपने नोट्स SQ3R टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाए हैं तो आप अपने इन आंसर्स को IAS के एग्जाम्स तक में लिख के आ सकते हैं, क्योंकि नोट्स आपकी खुद की भाषा में है, वो किताबी भाषा में नहीं है। SQ3R टेक्निक को जब हम फॉलो कर रहे थे तो हमने सबसे पहले 5 बार जो कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, यानी कि जो हेडिंग्स थी, सब हेडिंग्स थी और जितने भी चित्र थे, उन सबको हमने 5 बार पढ़ा था। यानी हमें उस चीज की स्ट्रक्चरल नॉलेज हो चुकी थी। उसके बाद हमने क्वेश्चंस देखे थे कि क्या पूछा जा सकता है इस चीज के बारे में।
फिर जब हम उस चैप्टर को पढ़ रहे थे आंसर्स ढूंढने के लिए, तो हमने बहुत बारीकी से पढ़ा था कि हमें इस क्वेश्चन का एकदम सटीक जवाब चाहिए। उसके बाद जब हम उस चीज को लिख रहे थे तो ऑलरेडी हम उस चीज को 6 बार पूरा पढ़ चुके थे। जब हम रिव्यू कर रहे थे विकिपीडिया से या किसी दूसरे रिसोर्स का इस्तेमाल करके, तो हमारा रिवीजन भी हुआ और उसके अंदर हमने नई जानकारी भी जोड़ दी। तो अब जो ये आंसर हमारे सामने है, जो कि मास्टर आंसर कह रहे हैं हम, इस आंसर की हर तरह से औकात है IAS के एग्जाम में लिखे जाने की। और अगर ये सब कुछ आपको समझ में आया है तो आप ये भी समझ गए हैं कि ये कोई डर्टी ट्रिक्स नहीं है, ये स्मार्ट ट्रिक्स हैं। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे 8962512015 पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर भेजिए और मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।